नौकरी गई, अब लोन चुकाने और परिवार पालने की चुनौती। ऑनलाइन गेमिंग बैन की कीमत चुका रहे हैं कर्मचारी। रियल मनी वाली ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लोगों की असल जिंदगी को उलट पुलट कर रहा है। हजारों प्रोफेशनल्स अपनी कंपनियों के बंद होने के बाद नौकरी की तलाश में हैं। इस सेक्टर में उन लोगों को भी सहारा दिया है जो अपने हुनर के दम पर गेमिंग से कमाई करते हैं। जैसे भारत में लाखों लोग शेयर बाजार से कमाते हैं। यह अनकही कहानी है कि कैसे सरकार की तरफ से रियल मनी वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। भारत की सबसे बड़ी रियल मनी गेमिंग कंपनियों में से एक के कर्मचारी 20 अगस्त को दिल्ली एनसीआर स्थित अपने ऑफिस में दाखिल हुए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। पेटीएम फर्स्ट गेम के मार्केटिंग प्रोफेशनल सौरभ माथुर, बदला हुआ नाम, ने इंडिया टुडे डिजिटल को बताया आम चहल पहल गायब थी और किसी ने अपना लैपटॉप नहीं खोला था। बस कुछ सहकर्मी एक साथ बैठे थे और आगे क्या होगा इस पर चर्चा कर रहे थे। साफ साफ कह देना कि दूसरे मौके तलाशने हैं किसी के कैरियर का सबसे बुरा एहसास होता है। नौकरी छूटने का डर और रातों रात खत्म हो चुके सेक्टर में नौकरी की तलाश की चिंता हर किसी के मन में थी। ये वे लोग हैं जिन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना है और घर और कार का लोन चुकाना है, स्कूल की फीस भरनी है और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी करनी है। माथुर करीब 2 लाख उन प्रोफेशनल्स में से एक है जो गेम डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स सेक्टर में काम कर रहे हैं। 30 वर्षीय सौरभ माथुर ने सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाने के फैसले पर कहा, यह ऐसी स्थिति थी जहां आपने जो कुछ भी बनाया था वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के कुछ ही घंटों में ढह गया। इस घटना से एक दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। इसे लोकसभा में पेश किया गया और 20 अगस्त को कुछ ही घंटे में पारित कर दिया गया। उसके बाद 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। आखिरकार 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर साइन करके इसे कानून बना दिया। अब पूरे भारत में रियल मनी वाले खेलों पर प्रतिबंध लागू होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन भी बाकी है। इस विधेयक ने कानून बनने की 3 दिन की रेस में सभी बाधाओं को पार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी जुआ परिवारों को बर्बाद कर रहा है और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। पिछले कुछ दिनों में रियल मनी वाली गेमिंग कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट ने टाउन हॉल आयोजित किए और कई ने ऐलान किया कि उनके ऑपरेशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। ड्रीम 11, पेटीएम फर्स्ट गेम, जंगली गेम्स और अंडा 52 सहित कई गेमिंग प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों और स्किल और चांस गेम खेलने वालों ने इस शर्त पर बात की कि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। ये असली जिंदगी जीने वाले असली लोग हैं जो एक ऐसे सेक्टर में रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं जो एक दिन में खत्म हो गया। ये लोग जिन्होंने वर्षों से इस सेक्टर में खुद को महारथी बनाया है, चिंतित है कि अपनी पहचान शेयर करने से उनके बचे कुचे करियर पर भी असर पड़ सकता है। जल्दबाजी में लगाए गए प्रतिबंध के कारण ड्रीम 11, MPL, जूपी, पेटीएम फर्स्ट गेम, गेम्स 24x7, जंगली गेम्स और अंडा 52 जैसी कंपनियों को करीब रातों रात रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अनुमान है कि प्रतिबंध से पहले भारत के 30,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 3.7 अरब डॉलर के रियल मनी गेमिंग सेक्टर ने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की थी। फिर कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो शेयर बाजार के व्यापारियों की तरह पेशेवर तौर पर स्किल बेस्ड गेम खेलते थे और उन पर निर्भर रहते थे। वे भी अपनी आय के सोर्स खत्म होते देखने के कगार पर हैं। नौकरियों के नुकसान के अलावा इस प्रतिबंध से विज्ञापन क्षेत्र और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और भी बड़े खतरे हैं। इससे सरकार को सालाना अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान भी होगा। इससे भी बदतर बात यह है कि प्लेयर्स डार्क वेब पर अनियमित ग्रे मार्केट की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जहां धोखाधड़ी और लत का जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। कई लोगों के लिए रियल मनी वाले गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध ने वर्षों की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर दिया है। ड्रीम 11 की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट पॉलिसी कम्युनिकेशन स्मृति
सुनीता सिंह चंद्रा, जिन्होंने कंपनी के साथ करीब एक दशक तक काम किया है, उनका कहना है स्किल बेस्ड इंडस्ट्री को रातों रात प्रतिबंधित करना बिना किसी बदलाव, बारीकियों या आर्थिक वास्तविकताओं को समझे न सिर्फ गलत है, बल्कि इसे वर्षों की प्रोग्रेस पर पानी फेरने और लाखों यूजर्स, भागीदारों, कर्मचारियों और व्यापक इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने का खतरा है। मुंबई स्थित ड्रीम 11 के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने बताया, सिर्फ नौकरियां ही नहीं गई, बल्कि विशेषज्ञता भी चली गई, जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे जिंदगी में स्थिरता पाने में 10 साल लग गए। मैंने अभी शादी की है, मेरे माता पिता की इच्छा से 5 साल बाद, क्योंकि मैं पहले आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता था। इस तरह की अनिश्चितता को तब तक समझना असंभव है जब तक आप अपने करियर को मिट्टी में मिलते न देख लें। सौरभ माथुर ने कहा कि उनके पास बड़े प्रोजेक्ट थे और उनका जीवन पहले से ज्यादा स्थिर लग रहा था। इस सेक्टर में काम करने वाले कई प्रोफेशनल 30 साल की उम्र के हैं, जो EMI, कार लोन, युवा परिवारों और बच्चों के बीच संतुलन बनाए रखने में लगे हैं। अड्डा 52 के एक कर्मचारी ने बताया, एक सहकर्मी की पत्नी जो गर्भवती थी को उसके चिंतित भाई का फोन आया और उसने पूछा कि अब क्या होगा। इस कॉल ने उसे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसकी डिलीवरी होने वाली है। उन्होंने बताया कि किस तरह परिवारों और रिश्तेदारों में डर फैल गया है। माथुर ने बताया, मेरे एक पूर्व सहकर्मी ने इस्तीफा देने के बाद 40% वेतन वृद्धि वाली नई कंपनी में नौकरी कर ली थी। उन्हें बताया गया कि नई कंपनी को उनकी जरूरत नहीं है। एक और सहकर्मी 2 महीने पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ। उन्होंने आगे कहा, अपने कैरियर की शुरुआत से ही सिर्फ रियल मनी वाली गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब मैं एक नए सेक्टर की तलाश में हूँ। प्रतिबंध ने सुरक्षा की उस भावना को हिला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सेक्टर में करीब 2 लाख लोग सीधे तौर पर कार्यरत थे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छोटी कंपनियों से आउटसोर्स किए गए कस्टमर सपोर्ट को शामिल करने पर असल संख्या 3 लाख के करीब हो सकती है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ड्रीम 11, MPL, पोकरबाजी और जूपी जैसे बड़े नामों के पास बड़ी इन हाउस टीमें भी थी, जबकि सैकड़ों छोटी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर निर्भर थी, जो अब अनिश्चितता में है। सरकार ने मुख्य तौर पर यूजर्स पर फोकस किया है और इस सेक्टर के लाखों वर्कर्स को नजरअंदाज किया है, जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। PIB की ओर से जारी एक बयान में सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। बयान में कहा गया है, परिवारों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है, युवा इसकी लत में फंस गए हैं। कुछ दिल दहला देने वाले मामलों में इन खेलों से जुड़ी आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड भी हुई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस समस्या का समाधान बताया। वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन मनी गेम से 45 करोड़ लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं और इसके कारण उन्हें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाया। हालांकि इसमें उन नौकरियों का कोई जिक्र नहीं किया गया था जो खत्म हो जाएंगी या इसके नतीजतन पैदा होने वाली बेरोजगारी से निपटने के लिए किसी योजना का जिक्र भी नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने मनी कंट्रोल को बताया कि सरकार इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन कर्मचारी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन उपायों का कोई ब्यौरा नहीं दिया। मुंबई स्थित ड्रीम 11 के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा, देश में पहले से ही बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अगर सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है तो इससे लाखों लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ कंपनियां इस झटके को कम करने की कोशिश कर रही हैं। जंगली गेम्स की गुरुग्राम स्थित सीनियर मैनेजर गौरी मित्तल ने कहा, कुछ कंपनियां अन्य सेक्टर में प्रभावित प्रोफेशनल को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रियल मनी वाले गेमिंग के लिए समर्पित फर्मों के लिए आगे का रास्ता बंद है। 31 वर्षीय मित्तल ने कहा, कुछ कंपनियों ने सेवानिवृत्ति भत्ते के तौर पर 3 महीने तक का एडवांस सैलरी ऑफर की है। उन्होंने कहा है कि लाखों लोगों का भाग्य अब न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है। मुंबई में ड्रीम 11 के एक अन्य कर्मचारी कौशल ने कहा कि कंपनी ने उन्हें भरोसा दिया था कि वह किसी न किसी रूप में वापसी करेगी, लेकिन इससे कोई वास्तविक राहत नहीं मिलती है। उन्होंने कहा, हजारों चिंतित कर्मचारी अपने लैपटॉप से चिपके हुए हैं और पहले से ही कठिन जॉब मार्केट में नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कौशल ने अपने एक वरिष्ठ नागरिक की आशंकाओं को शेयर किया, जिनका
एक 1.5 साल का बेटा है और हाल ही में वे महाराष्ट्र के पवई में अपने 1 BHK फ्लैट से 2 BHK फ्लैट में रहने चले गए हैं। कौशल ने कहा, उनके घर के लोन की किस्त ही 1 लाख रुपए प्रति माह है। उनके लेवल के किसी व्यक्ति के लिए इतने कम समय में बराबर सैलरी वाली नई नौकरी पाना बेहद मुश्किल है। ड्रीम 11 के वरिष्ठ कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी स्पोर्ट्स ड्रिप और फैन कोड जैसे नॉन रियल मनी वाले प्लेटफॉर्मों की तलाश कर रही थी, जबकि अन्य लोग स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाने पर विचार कर रहे थे। स्पोर्ट्स ड्रिप और फैन कोड ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स में शामिल हो सकते हैं या बिना रियल मनी लगाए खेल सकते हैं। कैश प्राइस के बजाय ये पॉइंट, रिवॉर्ड या अन्य नॉन मॉनेटरी देते हैं। ड्रीम 11 के कर्मचारी ने कहा, लेकिन अगर कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू करते भी है तो उन्हें इतने लोगों की जरूरत नहीं होगी। इंडस्ट्री के एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से जिन्होंने कई कंपनियों के साथ काम किया है, उन्होंने बताया कि कुछ कंपनियों के यूजर्स अन्य एशियाई देशों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी थे, लेकिन उस मार्केट का योगदान कुल रेवेन्यू में सिर्फ 20 से लेकर 25% ही था। उन्होंने कहा कि अगर भारत में आधार खत्म हो गया तो अस्तित्व बनाए रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जंगली गेम्स के एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट ने बताया कि इसका प्रभाव फिनटेक, विज्ञापन और कंटेंट क्रिएशन जैसे अन्य सेक्टर पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस कदम के व्यापक आर्थिक परिणाम होंगे। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री फिनटेक और पेमेंट गेटवे जैसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत में काफी प्रोग्रेस देखी है, जहां तक कि विज्ञापन पर भी असर पड़ेगा। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा, यह सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग प्रभावित होंगे। रियल मनी वाले गेमिंग पर प्रतिबंध से कंटेंट निर्माता, स्ट्रीमर्स, तकनीकी टीमों, प्रायोजकों और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी एंडोर्स में भी खलबली मच गई है। यह न सिर्फ उन बड़ी कंपनियों के लिए बुरा है जिन्होंने भारी निवेश किया है, बल्कि देश के पूरी बिजनेस सेंटीमेंट के लिए भी बुरा है। पूंजी और प्रतिभा के बाहर जाने की संभावना है। बिजनेसमैन कविन मित्तल की एक पोस्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनका प्लेटफॉर्म रस भारत में अपने सभी ऑपरेशन बंद कर रहा है और अपना मुख्यालय अमेरिका ले जा रहा है। मित्तल ने एक्स पर लिखा, भारत में रस के निर्माण के 4 साल के बाद हमने एक कठिन फैसला लिया है, भारत से पूरी तरह बाहर निकलना और पूरी तरह से अमेरिका और वैश्विक बाजारों में दाखिल होना। उन्होंने कहा कि यह उन उद्यमियों, डेवलपर्स और टीमों के लिए निराशाजनक है जिन्होंने इस सेक्टर के निर्माण में अपना दिल और अरबों डॉलर लगा दिए। उद्योग जगत के जानकारों ने गैम्बलिंग और स्किल बेस्ड गेमिंग के बीच साफ अंतर बताया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर सरकार स्किल बेस्ड गेमिंग पर प्रतिबंध लगा सकती है तो उसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग, खासकर हाई रिस्क फ्यूचर और ऑपरेशंस F&O फ्यूचर्स ऑपरेशन F&O सेगमेंट पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। सेबी की 2024 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2022 से 3 साल में 93% से ज्यादा रिटेल एंड F&O ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा है। इंडस्ट्री के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में जीत का प्रतिशत करीब 15 से लेकर 20% है। सेबी के मुताबिक पिछले 3 साल में F&O मार्केट में 1.1 करोड़ से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को सामूहिक रूप से 1.81 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हर व्यापारी को औसतन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। भारत में शराबबंदी कभी कारगर नहीं रही। वास्तव में इससे अक्सर इंडस्ट्री अंडरग्राउंड हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि अनियमित और संभावित रूप से असुरक्षित ऑपरेटर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन AIGF ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है कि यह कानून गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और प्लेयर्स को रातों रात भाग जाने वाले ऑपरेटरों के हाथों में पहुंचा देगा। यह बात भारत में प्रतिबंधित जुआ खेलने के मामले में काफी हद तक सच है। बातचीत में शामिल यूजर्स के मुताबिक कई गेम ऑफ चांस खेलने की सुविधा VPN के जरिए उपलब्ध है और वे नियमित रूप से खेलते रहते हैं। शशांक भाटिया बदला हुआ नाम। उन्होंने कहा, जो लोग जुआ खेलना चाहते हैं उन्हें जुआ खेलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं VPN के जरिए स्टेक यानी कि वेबसाइट का इस्तेमाल जारी रखूंगा। भाटिया नियमित रूप से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी एप्स और ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। भाटिया के इस बयान से ही पता चलता है कि इस डिजिटल युग में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रखना लगभग असंभव है। इसके अलावा पूर्ण प्रतिबंध से सरकार का इस सेक्टर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। 3 ताल पॉडकास्ट में ताऊ के नाम से मशहूर व्यंग
पत्रकार और कॉलमिस्ट कमलेश सिंह ने कहा, अगर यह कानूनी है तो टैक्स सरकार को जाता है, अगर यह अवैध है तो टैक्स राजनेताओं को जाता है। पूर्ण प्रतिबंध कारगर नहीं होता। इसका उदाहरण राज्यों में शराबबंदी की कोशिशों से मिलता है। भारत के सभी शराबबंदी वाले राज्यों में शराब उपलब्ध है। हालांकि आबकारी से होने वाली मोटी कमाई की बलि देने वाली सरकारों के पास इस सीक्रेट बिजनेस को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है और नकली शराब से अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं। भारत में कोई भी पूर्ण प्रतिबंध कारगर नहीं रहा है और किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके उसे रेगुलेट करना है। लेकिन रियल मनी वाले खेलों पर प्रतिबंध के मामले में सरकार ने इंडस्ट्री से सलाह किए बगैर प्रतिबंध लागू कर दिया, जिसके कारण हजारों लोगों की नौकरी छूटने और आर्थिक अनिश्चितता का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, बिना किसी सूचना या चेतावनी के एक मुश्त प्रतिबंध लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा असर डालेगा। रियल मनी वाले गेमिंग में काम करने वाले लोग असल जिंदगी जीने वाले असली लोग थे, जिन्हें कर्ज चुकाना था, स्कूल की फीस देनी थी और खाने का जुगाड़ करना था। यदि आप भी अपनी कोई बात इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी लोकल न्यूज के साथ।